जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना सेशन देर ना करते हुए। तो आज पढ़ेंगे हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में कोई घटनाओं का लिखित विवरण नहीं था। ठीक है, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध हो। तो देखिएगा, जिसमें लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और जिसमें लिखित विवरण उपलब्ध हो उसको क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। तो इस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, लेखन कला का प्रचलन तो था लेकिन जो लिखा गया उसको पढ़ा नहीं जा सका, किसमें, आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक, आगे देखिए, ज्ञानी मानव जिसको होमो सेपियंस कहा जाता था, ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस किसको बोलते हैं, मनुष्य को बोलते हैं, जैसे कि हम लोग जो हैं होमो सेपियंस कहलाएंगे। ठीक है, तो हम लोग का इस धरती पर कब प्रवेश हुआ था, तो आज से 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक, चलिए पूर्व पाषाण युग के बारे में पढ़ते हैं। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार था। ठीक है, शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। ठीक है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये इससे सवाल बनेंगे आपके। ठीक है, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखिए। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता पाला, मतलब कुत्ता को पालतू बनाया। ठीक, नव पाषाण काल में स्थायी निवास की प्रवृत्ति शुरू हुई थी। ठीक है, और सबसे पहले किसको पालना शुरू किया, जानवरों में कुत्ता को पालना शुरू किया। ठीक, आगे देखिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ठीक, सबसे पहले कौन सा धातु, तांबा धातु, और पहला औजार कौन सा, कुल्हाड़ी। याद रखिएगा इस चीज़ को। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। ठीक, आग का आविष्कार किस में हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था और कृषि का आविष्कार भी नव पाषाण काल में हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ जो है वो आपका पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि के लिए जो है उपजाई गई पहली फसल जो थी, जो अपनाया गया था, वो गेहूं थी सबसे पहली फसल, और दूसरी क्या थी, जौ थी। लेकिन मानव कौन सा अनाज यूज़ किया सबसे पहले, चावल को। ठीक, आगे देखिए, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। ये पूछेगा कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से है, कोल्डी हवा से है। और कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए, पलावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई थी, पलावरम नामक स्थान पर हुई थी। भारत में पूर्व प्रशस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे। देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। इसको याद रखेंगे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। ठीक है, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से बहुत सारा सवाल पूछा गया है कि मृतकों का टीला कहा जाता है किसको, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। आगे देखिए, असम का श्वेत भ्रूण गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है। मानवाभ कपि का मतलब ये होता है, कपि मतलब होता है बंदर।
ठीक है। और मानवा मतलब मानव की तरह दिखने वाला, उसका नाम क्या था? श्वेत भ्रूण गिब्बन। ठीक है, कहाँ का? असम का, असम में पाया जाने वाला। ठीक है, देखिए इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती का नाम क्या था? इनाम गांव था। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। किस संस्कृति से इनाम गांव का संबंध है? जोरवे संस्कृति से। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। शिवालक नहीं, यहाँ शिवालिक का पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफाओं किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रों के लिए मतलब प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। ठीक है, चलिए, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। कौन थे? रिजले किए थे। चलिए, ऊपर में एक बॉक्स था, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ट्रिक से थोड़ा समझेंगे इस चीज़ को। देखिए, यहाँ संस्कृति दिया हुआ है, यहाँ बर्तन दिया हुआ है कि किस संस्कृति में और किस कलर के बर्तन प्राप्त हुए थे। तो मालवा, देखिए मालवा संस्कृति में काला तथा लाल। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, माँ का लाल, इसको ट्रिक बना के याद रखिएगा। माँ का लाल, माँ से मालवा हो गया, और का से काला हो गया, और लाल से लाल हो गया। ठीक, आगे देखिए, बुर्ज होम, बुर्ज होम में कैसा बर्तन प्राप्त हुआ है? तो धूसर। ठीक है, ठीक। अब होम से देखिए याद रखेंगे, होम, और होम, होम हो गया ये, और धूसर से हो गया मतलब कि धसोर दो। मतलब मगही में हम लोग बोलते हैं ना कि उसको धक्का देना को बोलते हैं कि धसोर दिया, तो उसी तरह से होम में धसोर दो। तो इससे याद रखेंगे, होम, बुर्ज होम में धूसर। ठीक है, जोखे लाल, जोखे कैसे याद रखेंगे? जोखे को जख्म से याद रखते हैं कि जख्म जब हो जाता है तो कैसा हो जाता है? लाल लाल हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, दक्षिण नवपाषाण काल में चमकीला धूसर। ठीक है, मान के चलिए कि दक्षिण में सूर्य भगवान अगर ये उग रहे हैं तो चमकीला मतलब चमक रहे हैं, ज़्यादा चमक रहे हैं, तो ऐसे करके याद रखेंगे, बस याद करने के लिए, एक्चुअल में तो वो चीज़ है नहीं। ठीक है, पूर्वी नवपाषाण काल भूरा लाल। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे टॉपिक, थर्ड नंबर है जो सिंधु सभ्यता। देखिए, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की वर्तमान स्थिति 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ये डेटा याद रखेंगे, ऑप्शन में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार, इसको भी याद रखेंगे। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो था वो कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। ठीक है, चलिए, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक सवाल बनता ही है किसी भी एग्ज़ाम में, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ठीक, हर पॉइंट को ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालिक महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। कौन? सर जॉन मार्शल। कब? 1924 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में पड़ता है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर में, एवं दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के निकट दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ये आपको पूछेगा कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में। देखिए, तो ये जो है ये त्रिभुजाकार बन जाएगा। देखिए, अगर हम यहाँ बनाते हैं ऐसे मोटा मोटी एक ठो कि चलिए ये इंडिया का मैप है, ऐसे इसको हम लेके चलते हैं। ठीक, सॉरी थोड़ा सा मैप बनाने में कमज़ोर हूँ माफ़ कीजिएगा। मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया का मैप है ऐसे, तो इधर इधर को ऐसे हो गया। तो यहाँ से चलिए देखते हैं इसमें कि क्या है। ठीक है, देखिए,
बोलता है कि पश्चिमी पूरा स्थल दास्क नदी के किनारे सूत का गेंडोर बलूचिस्तान में है। तो बलूचिस्तान आपका कहाँ पड़ेगा, इधर पाकिस्तान है तो बलूचिस्तान कहीं ना कहीं यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, बलूचिस्तान हो गया। पूर्वी पूरा स्थल हिंदन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे पड़ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर में है। मांदा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आ गया। ठीक है, आगे देखिए, दक्षिणी पूरास्थल गोदावरी महाराष्ट्र में है, दाइमाबाद। ठीक है, तो महाराष्ट्र कहीं ना कहीं यहाँ पे है। तो ये आपको ऐसे बनता है, तो ये ऐसे, ये आपको बनेगा, ये जो है ये त्रिभुजाकार ही बनता है। थोड़ा सा यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये त्रिभुजाकार ही बनेगा आपको। इसको अगर ऐसे लेते हैं, ऐसे देखिए, बलूचिस्तान कहीं ना कहीं यहाँ पे है तो ये ऐसे बनेगा। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। देखिए ये आपका त्रिभुजाकार बन गया। यहाँ से दायमाबाद महाराष्ट्र, यहाँ हिंडन का ये, और ये जम्मू कश्मीर वाला, ये आपका त्रिभुजाकार बन जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। और वो 6 कौन कौन है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ठीक है, चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, नोट में देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी का, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। देखिए, पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो मोहनजोदड़ो है। और भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो राखीगढ़ी है। कौन सा? घग्गर नदी के किनारे, क्योंकि मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में चला गया है, तो भारत में राखीगढ़ी को ही माना जाता है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कौन? राखीगढ़ी। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। कौन कौन? लोथल और सुतकोतदा। ठीक है, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साज कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। पूछेगा आपको, जूता हुआ खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ से हुआ है? कालीबंगन से हुआ है। ठीक, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है? स्नानागार है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। कौन? स्नानागार, जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत है। ठीक है, चलिए, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल एवं कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। उनके 4 ओर हाथी। देखिए, ये 4 जानवरों का नाम याद रखिएगा। इसमें कभी कभी आपको एक अलग दे देगा और फिर पूछेगा कि इनमें से डिफरेंट कौन है जो नहीं मिले थे आपको पशुपतिनाथ के मूर्ति में। तो हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा, इसको याद रखिएगा। ये सारे चीज़ हम ऑब्जेक्टिव में देखेंगे। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जब हम पढ़ेंगे तो उस समय इसको देखेंगे। ठीक है, देखिए, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। ठीक, मनके बनाने के कारखाना लोथल एवं चनहुदड़ो में मिले हैं। पूछेगा मनके बनाने के कारखाना कहाँ मिले हैं, तो लोथल एवं चनहुदड़ो में मिले हैं। ठीक, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। देखिए, सवाल में पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी या कैसी है, तो भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, दाईं से बाईं ओर। हम लोग लिखते हैं बाईं से दाईं ओर, और भाव चित्रात्मक लिपि कैसे है? बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, मतलब कि ऐसे, राइट टू लेफ्ट। ठीक, जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
नोट में है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी? सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ठीक है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, मतलब पीछे की ओर, घर के पीछे की ओर। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यहाँ से देखिए सवाल बहुत बने हैं और आगे भी बनेंगे कि सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो वो था लोथल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। पीछे में भी हम लोग पढ़े हैं। सेंधोवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, मिठास के लिए क्या करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साज बनमाली से मिला है। देखिए जितना अभी हम लोग पढ़े हैं कि कौन चीज़ कहाँ से मिला है, उसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से एक ना एक सवाल बनेंगे ही बनेंगे। चलिए, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुआ है। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है, आगे देखिए, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मेहुला शब्द देखिए, ये भी आपको पूछेगा, याद रखिएगा। मेहुला शब्द का अभिप्राय किससे? सिंधु सभ्यता से है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्गों के हाथ में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। कौन बोला है? पिगट। जुड़वा राजधानी कौन बोला है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिगट बोला है। ठीक है, चलिए, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। उर्वरता की देवी मानकर किसको? धरती को सिंधु सभ्यता के लोग पूजा उसकी करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिले हैं। ठीक है, चलिए, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक जो चिन्ह होता है वो हड़प्पा सभ्यता का ही देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। ठीक है, स्त्री मरीन मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृक सत्तात्मक था। पूछेगा कि सैंधव समाज कैसा था? तो मातृक सत्तात्मक था। यहाँ देखिए बॉक्स में, सिंधु काल में विदेशी व्यापार कहाँ से होते थे? तो देखिएगा, आयातित वस्तुएं में तांबा कहाँ से? खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। ठीक है, चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। ठीक है, ये सब आयातित वस्तुएं हैं, आयात किए जाते थे, इंपोर्ट किए जाते थे। ठीक है, सोना कर्नाटक, अफगानी और ईरान से। टीन अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवत मेसोपोटामिया से। और सीसा ईरान से आयात किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। ठीक, पहला देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। अभी कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। इसका खोज कौन किया था? तो दयाराम साहनी 1921। ये पूछता है, ध्यान में रखिएगा। माधव स्वरूप वस्त 1926 और व्हीलर 1946 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। ठीक, अभी कहाँ है? पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। खोज किया था राखलदास बनर्जी 1922 में, मैके 1927 में, व्हीलर 1930 में। ठीक है, चलिए आगे, चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे। रंगपुर मादर नदी के किनारे। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। ठीक है, लोथल भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे। बनमाली रंगोई नदी के किनारे। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे। असोतका सादी कौर नदी के किनारे। ठीक है, तो देखिए इस बॉक्स को आप ध्यान से पढ़िएगा और कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आप
देखिए हड़प्पा के बारे में ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो के बारे में, कालीबंगा के बारे में याद रखिएगा, रंगपुर हो गया, रोपड़, लोथल, ठीक है, ये कुछ हैं, बनमाली हो गया, इसके बारे में याद रखेंगे, धौलावीरा, ये सबसे सवाल बनते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, 2-3 बार पढ़िएगा तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेंधोवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ठीक है। मनोरंजन के लिए सेंधोवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग किया करते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के लिए भी किले से घिरा हुआ था, ठीक है। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। प्रदा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, ठीक है। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी, मतलब जलाया भी जाता था और गाड़ा भी जाता था शवों को। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी, ठीक है। याद रखिएगा, हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो पूछेगा कि टेराकोटा किसको कहा जाता है, तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो आज का हम अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हम अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, गुड बाय।